टेररिस्ट नहीं थे। इन्होंने पार्लियामेंट पे जो बम फेंका था, अंग्रेज़ों की आंख खोलना चाहते थे और इसलिए इन्होंने बम फेंका था। और यही सीख हम इस सरकार को भी देना चाहते हैं कि एक ख़ास मज़हब को जो तरजीह दी जा रही है, एक ख़ास नज़रिए को जो प्रमोट किया जा रहा है, मानवता के कॉस्ट पे, वो नहीं होनी चाहिए। आपने कई जगहों पर सुना होगा कि पहले टारगेट मुसलमान थे, वो जब टाइट हो गए, सीधे हो गए, तो दलित टारगेट बने। यह सरकार एक एक करके सबको टारगेट करेगी। बुरा आदमी बुरा होता है, बुरा नज़रिया बुरा होता है। एमएसपी को ख़त्म कर दिया गया। ट्रिपल तलाक, एक ख़ास तबके को टारगेट करना कि मज़हब के आधार पर कानून नहीं बनाया जा सकता है। देश में एनआरसी करके कुछ लोगों को बाहर निकाल करके और फिर आप सीएए लागू करके मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज शहीद दिवस है। 23 मार्च 1931 को आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में आज ही के दिन फांसी दी गई थी और इसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तीनों नौजवान 20 से 30 के एज में थे और ये टेररिस्ट नहीं थे। इन्होंने पार्लियामेंट पे जो बम फेंका था, इनका मकसद ये नहीं था कि हम बिल्डिंग को उड़ा दें और अंदर जो पार्लियामेंट्रियंस बैठे हुए हैं वो मर जाएं। उनका मकसद ये था कि अंग्रेजी सरकार की आंख को हम कैसे खोलें। महात्मा गांधी जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, उस टाइम में आप लोग पढ़ रहे थे कि ये आया था, साइमन कमीशन आया था, उसके बाद लाला लाजपत राय, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो इनका ये मानना था कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और अंग्रेज़ी हुकूमत वो देने के लिए तैयार नहीं थी। और हमारे ये तीन नौजवान अंग्रेज़ों की आंख खोलना चाहते थे और इसलिए इन्होंने बम फेंका था। तो बहरहाल हम इनकी कुर्बानी को याद करें, इनके बारे में कुछ पढ़ें, इनकी ज़िंदगी से सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक 10 पेज का एक आर्टिकल पढ़ा था। भगत सिंह ने लिखा था कि वाई आई एम एन अथेइस्ट, मैं एक नास्तिक क्यों हूँ। उसमें लिखते हैं कि जब वो जेल में थे तो उनके बहुत सारे साथी, जेल में तो तरह तरह के कन्विक्ट रहते हैं, कैदी रहते हैं। कोई चोरी में है, कोई डकैती में है, कोई मर्डर्स में है, कोई फिट ऑफ रेज में अपने भाई को मार दिया, कोई 2 सेकंड के गुस्से में अपनी बीवी को मार दिया। तो बहुत सारे तरह तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे। ये तीन क्रांतिकारी, तो कुछ लोगों ने भगत सिंह को यह सलाह दी, मशवरा दिया कि आप जिस भी मज़हब को मानते हैं उसकी आराधना करना शुरू कीजिए, हो सकता है कि आपकी फांसी टल जाए। भगत सिंह का यह कहना था। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आखिर के 1-2 पैराग्राफ आपको बताना चाहता हूँ। भगत सिंह ने कहा कि अगर मैं भगवान की आराधना करना शुरू कर दूं तो लोग कहेंगे कि मैं फांसी से डर गया हूं और लोगों के सामने मैं ये मिसाल कायम नहीं करना चाहता। दोस्तों, वो नास्तिक थे, निधर्मी थे, अथेइस्ट थे, किसी मज़हब को नहीं मानते थे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो किसी मज़हब को नहीं मानता है तो बुरा आदमी नहीं होता है, वो एक मानवता, एक मज़हब है, उसको वो ज़रूर मानता है। और यह इंसानियत जो मज़हब है, यही कोर है सभी मज़हबों का और इसको सभी को मानना चाहिए। मज़हब के ऊपर उठ करके काम करना चाहिए, मज़हब के ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। और आज हमारे सोसाइटी में इतने इंतशार, इतने टेंशन्स, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, यह क्यों है? यह इसलिए है कि हम अपने तबके के लिए सोचते हैं। हम एक ख़ास चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, एक ख़ास नज़रिए को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए इतने इंतशार हैं। अगर इन सारे चीज़ों को अगर हम साइड में रख दें
मज़हब आपको पता है कि एक आपका जो है एक अंदरूनी मामला है, एक प्राइवेट अफेयर है। इसको अगर हम साइड में रख करके और सारे लोगों के बारे में सोचें तो यहाँ पे किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और यही सीख हम इस सरकार को भी देना चाहते हैं कि एक ख़ास मज़हब को जो तरजीह दी जा रही है, एक ख़ास नज़रिए को जो प्रमोट किया जा रहा है, मानवता के कॉस्ट पे वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, भगत सिंह के बाद आज लगभग 100 से ज़्यादा दिन तक हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलित हैं, उनको भी हमें याद करना चाहिए। हमारे किसान, उन्होंने कड़ाके की सर्दी देखी, बारिश देखा, अब वो गर्मी भी सहने के लिए तैयार हैं। आपने कई जगहों पर सुना होगा कि पहले टारगेट मुसलमान थे, वो जब टाइट हो गए, सीधे हो गए तो दलित टारगेट बने, दलित टाइट हो गए तो ट्राइबल्स टारगेट बने, अब ये टाइट हो गए तो अब टारगेट जो है किसान है। और देखिए, बुरा आदमी बुरा होता है, बुरा नज़रिया बुरा होता है, वो किसी खास तबके या ख़ास जमात को टारगेट नहीं करता है, वो अपने मफाद के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए वो सबको टारगेट करता है। और यह सरकार एक एक करके सबको टारगेट करेगी। जो अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, जो देश की का पेट भरते हैं, उनको इस सरकार ने मजबूर कर दिया है बारिश, सर्दी और गर्मी में बैठने के लिए। कौन ऐसा आदमी है जो दिन भर काम करने के बाद रात को अपने घर नहीं जाना चाहता, आप बताइए। लेकिन हमारे किसान को कितनी तकलीफ है कि 100 से ज़्यादा दिन हो गया अपने घर द्वार, अपनी खेती, अपने जानवर, अपने बीवी, अपने बच्चों को छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 3 काले कानून हैं। पहला कानून, एमएसपी को खत्म कर दिया गया, यानी जितने पूंजीपति हैं उनको छूट दे दी गई कि आप जाइए, कोई भी एक रेट तय कीजिए और अनाज को खरीदिए, कोई एमएसपी नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि खेत में कितनी लागत होती है और कितना आमदनी होती है। दूसरा कानून, ईसी एक्ट को खत्म कर दिया गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर दिया गया। आप देखे होंगे कि आप बचपन में चीनी हम लोग जाकर के जो ये है अन्न वितरण प्रणाली के जो शॉप थे वहाँ से हम लेते थे चीनी, कभी गेहूँ, किरासन का तेल, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से लेते थे। सरकार के पीछे इसका मकसद यह है कि कोई आदमी इसका होर्डिंग नहीं करे, जमाखोरी नहीं करे और मार्केट में कमी बता करके इन चीज़ों को प्रमोट करके ज़्यादा प्राइस में सेल नहीं करे। उस चीज़ को सरकार ने ख़त्म कर दिया, यानी पूंजीपतियों को बिल्कुल छूट है कि कम कीमत पर चीज़ों को खरीदिए, जमाखोरी कीजिए और कृत्रिम प्राइस, कृत्रिम जो है महंगाई क्रिएट कीजिए मार्केट में और अपनी चीज़ों को ज़्यादा रेट में जा कर के बेचिए। ये दूसरा कानून। तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, यानी जो हमारे जो पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको ये खुली छूट दी गई है कि आप जा कर के किसानों के ज़मीन को आप कॉन्ट्रैक्ट पे लीजिए और आप जो चाहते वो चीज़ों को उगाइए और जो किसान है वो अपने ही खेत में मजदूरी करेगा। आप बताइए ये क्या कानून। और नील खेतीहर आंदोलन, जिसकी वजह से महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर आए थे और पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था, इसमें कोई फर्क है क्या? किसानों को अपनी ही ज़मीन पर नील उगाने के लिए अंग्रेज़ों ने बाध्य किया था, मजबूर किया था। इस कानून में और उस कानून में क्या फ़र्क है? जिस तरह से पार्लियामेंट में पास किया गया, जिस तरह से राज्यसभा में पास किया गया, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो हमारे जो पार्लियामेंट्री जो वैल्यूज़ हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको कैसे पैरों के तले रौंद करके इन तीनों कानून को पास किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि शुरू से 2014 से चीज़ों को आप रिकलेक्ट कीजिए। ट्रिपल तलाक, एक खास तबके को टारगेट करना, वो कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, आज भी सुनवाई हो रही है। EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कानून में ये सीधे लिखा है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। इकोनॉमी कभी क्राइटेरिया नहीं होता है। आज अगर कोई आदमी, किसी के पास करोड़ रुपए की संपत्ति हो, खाना पीना लुटाना शुरू कर दे तो कल गरीब हो जाएगा। तो आज का अमीर कल क्या वो रिजर्वेशन का पात्र हो जाएगा? ये जब भी चीजें हुई हैं, रिजर्वेशन दिया जाता है, ये हिस्टोरिकल रीजंस पे दिया गया है और हिस्ट्री में किन लोगों को सताया गया है, तकलीफ दी गई है, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट से वंचित किया गया है, उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। EWS के तौर पर एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड करके इस चीज को पास किया गया। और आपने देखा होगा कि यहाँ की जो डोमिनेंट पार्टी है RJD के जो मनोज झा जो लीडर हैं राज्यसभा में RJD के, उन्होंने कितनी अच्छी भाषण दी थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके EWS को पास किया गया, उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है, सुनवाई चल रही है। आपने देखा कश्मीर में, आप कानून पढ़ेंगे, आप लोगों में से बहुत कुछ एडवोकेट्स भी होंगे, बहुत सारे लोग एडवोकेट्स नहीं हैं तो उन्होंने कानून की किताबें भी पढ़ी होंगी कि दो राज्यों को जोड़ना, किसी राज्य को बाइफरकेट करना, किसी राज्य से कुछ जिलों को अलग कर देना, किसी राज्य में कुछ जिलों को मिला देना, किसी राज्य को नाम को बदल देना, अगर ये करना है तो उस राज्य के असेंबली जो है उसका प्रस्ताव चाहिए। प्रस्ताव आने के बाद केंद्र सरकार पे ये है, उस प्रस्ताव को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, लेकिन प्रस्ताव जरूरी है। कश्मीर के मामले में आपने देखिए कि कश्मीर का विशेषाधिकार 370 को खत्म किया गया, राज्य को बाइफरकेट किया गया, राज्य को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उस टाइम में कश्मीर का असेंबली नहीं बैठ रहा था, उसको सस्पेंड किया गया था। बताइए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। CAA आया, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने चीख चीख करके ये कहा है कि मजहब के आधार पर कानून नहीं बनाया जा सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप मजहब का उल्लेख नहीं कर सकते हैं, लेकिन कितना ढिठाई से, यानी सारे लोगों को नागरिकता देंगे और जो मुस्लिम जो रेफ्यूजीज हैं उनको नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है, वहां तक हम मान लेते हैं कि ठीक है दीजिए। आपको लगता है कि कुछ लोग सताए हुए आए हुए हैं, मुसलमान रेफ्यूजी नहीं है और बाकी लोग रेफ्यूजी हैं, उनको आप देना चाहते हैं, लेकिन आप देश में NRC करके कुछ लोगों को बाहर निकाल करके और फिर आप CAA लागू करके मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखना चाहते हैं। इतनी घिनौनी मानसिकता, इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि ऑपोजिशन जिंदा नहीं है। ऑपोजिशन जिंदा है। ऑपोजिशन पार्टियां जब भी कोई बिल आता है और कानून के साथ ये सरकार खिलवाड़ करना चाहती है, तब ऑपोजिशन ने बहस किया है और कहा है कि कम से कम इस बिल को आप पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी को तो भेज दीजिए, उनको अध्ययन करने दीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये फीजिबल है या नहीं, इसको लागू किया जा सकता है या नहीं। लेकिन सरकार को इतनी गड़बड़ी रहती है, इतनी तेजी रहती है कि ऐसा लगता है कि अगर ये कानून नहीं आएगा तो कल से भूचाल आ जाएगा। इन्होंने ये 3 कानून जो बनाए, काले कानून हमारे किसानों को क्रश करने के लिए, इनको ऐसा लगता था कि अगर ये कानून नहीं आया तो कल से देश में भूचाल आ जाएगा, कल से किसान जो है रास्ते पर आ जाएंगे। अरे किसानों को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दिल के अंदर जो खोट है,
तुम्हारे दिल के अंदर जो बदनीयती है उसको नाफिज करने की तुम कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बार भी ये सरकार ने नहीं सुना और किसी भी बिल को पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी के सामने नहीं रखा गया। खैर, ये सरकार की सारी चीज़ें हैं, हालात हाजरा है, ये आपके सामने मैंने रखा। इलेक्शंस अभी हो रहे हैं, आपने देखा कि आसाम में सीएए के लोग खिलाफ हैं तो वहाँ पे एक शब्द नहीं निकलता है। अगर सीएए मुंह से निकल गया तो वोट कट जाएंगे, लेकिन वही बॉर्डर क्रॉस करके जब बंगाल में आते हैं तो ऐसे बोलते कि पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में सीएए को लागू कर देंगे क्योंकि वहाँ पे इनको वोट मिलने वाली है। इतनी दोगली सरकार भारत के इतिहास में कभी नहीं बनी थी। इतनी अमानवीय, इतनी घटिया सरकार भारत को कभी नहीं मिला था। और आप देखिएगा, ये जो पैच है, ये पीरियड है, ये एक ब्लैक पैच के तौर पर याद किया जाएगा, काले धब्बे के तौर पर याद किया जाएगा। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे भारतीयों के लिए। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आप हालात हाजरा देख रहे हैं हमारे यहाँ पे किस तरह से जो डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया जा रहा है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके किस तरह से समाज में नफ़रत फैलाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमारी जिम्मेदारी होती है। हम ज़रूरी नहीं है कि हम सरकार में ही रह करके हम काम करते हैं। मैंने किताब लिखा है डिनाइल एंड डेप्रीवेशन, 3-4 कॉपीज़ हम लेकर के आए हैं, कुछ लोगों को हम देंगे। उसमें मैंने यह लिखा है कि 3 स्टेजेज पे हम काम कर सकते हैं। आपको पता है कि भारत का मुसलमान लगभग 20 करोड़ है। भारत का मुसलमान पाकिस्तान की पूरी आबादी से ज़्यादा है, बांग्लादेश की आबादी के बराबर है, इंडोनेशिया की आबादी के बराबर है, यूरोप के कई कंट्रीज़ के आबादी से ज़्यादा है, वहाँ के 2-3 कंट्रीज़ को मिला दिया जाए उससे भी ज़्यादा है। तो एक बड़ी तादाद है, आबादी है। और इस आबादी को अलग रख करके देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। यह किताब में मैंने लिखा है। और अगर भारत को सही में डेवलप्ड कंट्रीज़ बनना है, प्रोग्रेस करना है, महासत्ता बनना है, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप अगर हासिल करना है, तो मुसलमानों को पीछे रख करके ये कभी मुमकिन नहीं है। तो मुसलमानों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा सरकार को। मैंने लिखा है कि काम 3 स्टेजेज पे हो सकता है: इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कम्युनिटी इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एट द लेवल ऑफ स्टेट। आज आप देख रहे हैं कि सरकार आपके हाथ में नहीं है। तीसरा स्टेज को हटा दीजिए, इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कम्युनिटी इनिशिएटिव आपके हाथ में है। और यह मैं कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम पॉलिटिक्स में रह करके ही हम काम करें। यह बिल्कुल माना जाता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू एम्पावरमेंट, ऑल एम्पावरमेंट्स। अगर हमारा राजनीतिक सशक्तिकरण होता है, जितने हम आबादी में उतने हमारे एमपीज, एमएलएज या लोकल बॉडीज़ में हमारे उतने मेंबर्स आते हैं, तो हमारी समस्याओं को अच्छे तरीके से सरकार के सामने रखा जाएगा और हमें न्याय मिलेगा और हमें देश या राज्य के प्रोग्रेस में हमको हिस्सेदारी मिलेगी। ये बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन इससे अलग हट करके मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कम्युनिटी इनिशिएटिव आपके हाथ में है। आप बाहर रह करके भी बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। आप सबसे पहले मुसलमानों में तालीम की कमी है, और किस तरह के तालीम? सेकुलर मेन स्ट्रीम एजुकेशन। जरूरी नहीं कि हर बच्चा मौलाना बन जाए, जरूरी नहीं कि हर बच्चा मौलवी बन जाए, जरूरी नहीं कि हर बच्चा हाफिज बन जाए। हमको बेसिक इस्लामिक एजुकेशन की ज़रूरत है, जो मकतबों से हमें हासिल होता है। हम भी मकतब में पढ़े हैं, स्कूल में भी जाते थे, मकतब में भी जाते थे। आज ये फॉर्मूला केरल में है, वहाँ के बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, मकतब में भी जाते हैं।
हमें कुछ 100-200 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस्लाम को जानने के लिए। हमको कुरान जानने की ज़रूरत है, दीनी तालीम की कुछ किताबें जानने की ज़रूरत है। और मज़हब जो है सिर्फ किताबों से नहीं आता है, मज़हब जो है माँ बाप से भी आता है। घर में मज़हब सिखाई जाती है, मोहल्ले में मज़हब सिखाई जाती है, आपके जो पड़ोस की जो मस्जिद है वहाँ पे मज़हब सिखाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम 1,00,000 2 लाख का जो इज्तिमा होता है वहीं पे हम जाके मज़हब सीखेंगे, ज़रूरी नहीं है। बेसिक मज़हब का नॉलेज और उसका प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। बाकी सेकुलर मेन स्ट्रीम एजुकेशन आपको चाहिए, ऐसा एजुकेशन जिससे आप दूसरों से कम्पीट कर सकें। आज देखिए, मैंने किताब में लिखा है चैप्टर नंबर 13 में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हमारी कितनी भागीदारी है, चाहे वो स्टेट एम्प्लॉयमेंट हो, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सेंट्रल पीएसयूज़ हों, स्टेट पीएसयूज़ हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, हर जगह हम कम हैं। आबादी में हमारी हिस्सेदारी 14.2% है, 14.2% हमारी आबादी में हिस्सेदारी है। लेकिन आर्मी में हमारी कितनी हिस्सेदारी है? लगभग 2%। पुलिस में 4%, बैंकिंग में उससे और ज़्यादा 3%, सिविल सर्विसेज में 15 साल का डेटा मैंने दिया है 3.25%। यह क्यों कम है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमने भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं और हमको कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा है। अगर आप में काबिलियत है तो आप बखूबी इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि अपने अंदर काबिलियत को पैदा कीजिए। तो दोस्तों, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिन चीज़ों से तरक्की हासिल होगी वो कहीं ना कहीं हमारे में कम है, इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं। हम 14.2% है, जीडीपी में हमारा जो भागीदारी है वो 6% है। आईआईटीज में हम 3% हैं, आबादी में जब 14% हैं। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय बने हैं, जो 5वें या 6ठे स्टैंडर्ड पे बच्चों का एडमिशन होता है, कम से कम वहाँ पे तो हमारी भागीदारी होनी चाहिए। वहाँ भी 3 से 4% हमारी भागीदारी है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह है, वजूहात हैं जिनकी वजह से हम इन सारी चीज़ों में पिछड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले सेकुलर मेन स्ट्रीम एजुकेशन को हासिल करें, अपने अंदर कॉम्पिटिटिवनेस पैदा करें, मेहनत करने की काबिलियत पैदा करें, सपने देखें दूर तक हासिल करने की। अगर यूपीएससी हासिल करने का सपना देखते हैं, ठीक है, वो नहीं पूरा होगा, कम से कम बीपीएससी में तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम 100 किलोमीटर चलने का टारगेट रखते हैं और 100 किलोमीटर नहीं चलते हैं, कम से कम 50 किलोमीटर तो चलेंगे। लेकिन हम टारगेट ही 4-5 किलोमीटर का बनाते हैं, फिर हम क्या हासिल करेंगे? और देखिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, जरूरी नहीं कि हम नौकरी में चले जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट हो, नौकरी हो, तिजारत हो, पॉलिटिक्स हो, खेती हो, किसी भी शोबे को ले लीजिए, जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ पे एक्सेलेंस को हासिल नहीं कर सकते। चाहे वो एसी बनाने का कोई कारीगर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या पढ़ने वाला कोई लड़का हो, या पॉलिटिक्स हो, तिजारत हो, खेती हो, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। और आप जब से तवारीख है इस दुनिया की, वहाँ से लेकर के आज तक अगर चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो उन्हीं लोगों ने कामयाबी हासिल की है, बड़ी बड़ी कामयाबियों से लेकर के छोटी कामयाबी तक, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, अपने नींदों को से कॉम्प्रोमाइज किया है, अपने जो कंफर्ट है, अपने जो बहुत सारी जो सहूलत की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज किया है, तब जाकर के बड़ी बड़ी चीज़ों को इख्तियार किया है। मैं आपको बता दूं कि जब हम 7th 8th में पढ़ते थे
तो हमारे गांव में लाइट नहीं थी। उस वक्त हमारे घर में लालटेन भी नहीं था। अप्रैल मई का महीना था और रमज़ान का वक्त था। तरावी पढ़ के आने के बाद 6 मंथली एग्ज़ाम चल रहा था। तब तो जनवरी टू दिसंबर हुआ करता था, काफ़ी लोगों को याद होगा। 6 मंथली एग्ज़ाम चल रहा था। तरावी पढ़ के आने के बाद जब लोगों को सोने का वक्त हो गया था और मैं पढ़ने बैठा चिराग जला करके, तो गांव के बुज़ुर्ग लोग आकर आते थे। मतलब तरावी पढ़ने के बाद 4-5 लोग बैठ करके एक जगह कुछ गपशप करते हैं। गर्मी का वक्त था। जब जला के पढ़ रहे थे तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि खेती में जितनी मेहनत होती है उससे ज़्यादा मेहनत पढ़ाई में लगती है। और उसी का नतीजा था कि एक मामूली फैमिली का आदमी, सामान्य परिवार का एक आदमी आईपीएस को अचीव किया, 10th में अच्छा किया। 10 जो ऊपर के जो लोग थे हमारे टाइम में, 1988 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया था, ऊपर के जो 10 लोगों में से 9th मेरा पोजीशन था। आईआईटी में मेरा एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी किया, महाराष्ट्र का ऑर्डर मिला। दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अचीव किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैंने अचीव किया, मेहनत के बलबूते पे अचीव किया। और जब आप मेहनत करेंगे तभी ऊपर वाला बरकत देगा। घर में बैठ करके ख्याली पुलाव पकाने वालों का ऊपर वाला कभी साथ नहीं देता है। एक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव और कम्युनिटी इनिशिएटिव, कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा कीजिए। जैसे अभी आपने देखा कि दहेज के खिलाफ अवेयरनेस पैदा कीजिए, शराब के खिलाफ अवेयरनेस पैदा कीजिए, मजहब के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है इसके खिलाफ आप अवेयरनेस पैदा कीजिए। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे दोस्तों, बच्चों और प्यारे भाइयों, आपको मेहनत करने से किसी ने नहीं रोका है। आप मेहनत के बलबूते पे किसी भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। आखिर में मैं यह बात कह के कंक्लूड करना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। पहला हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा फैमिली के लिए और तीसरा हिस्सा सोसाइटी के लिए। पहला हिस्सा जैसे 25 से 30 साल तक अपने लिए डिवोट कीजिए, यानी खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, अपने हेल्थ को बनाइए, जो आपके दिल में है उसको अचीव कीजिए। 30 से लेकर के 45-50 साल तक अपने फैमिली को डिवोट कीजिए, खाने का जरिया क्रिएट कीजिए, फैमिली बनाइए। और वो होने के बाद 45 से 50 साल के बाद की जो उम्र है, अपने समाज को डिवोट कीजिए। कमी यहीं पर रह जाती है कि जो भी हम चीज़ अचीव करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो इल्म हो, हम बस होर्डिंग करते रहते हैं, उसको बस जखीरा करते रहते हैं, अपने आप में जमा करते रहते हैं। देने का हम सोचते ही नहीं हैं। 45-50 साल के बाद इन चीज़ों को दूसरों को देने की कोशिश कीजिए। चाहे आपके पास तालीम है, दूसरों को बांटिए। एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, दूसरों को बांटने की कोशिश कीजिए। पैसा है, दूसरों को देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप देखिए, कोई भी आदमी यहाँ से कुछ लेके जाने वाला नहीं है। ज़मीन जो है, ज़मीन पे हमारा नाम होता है, ज़मीन किसी का नहीं है। आप याद कीजिए, 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने भारत के बहुत बड़ी खित्ते पे राज किया था। उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक उनकी हुकूमत थी। साउथ के 1-2 स्टेट को छोड़ दिया जाए तो। याद कीजिएगा, जो तवारीख के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, 1556 से लेकर के 1605 तक कितना दिन हुआ? 49 ईयर्स, 50 साल तक उसने राज किया था। लेकिन आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें यहीं रह जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की दौलत हो, चाहे वो तालीम की दौलत हो, चाहे वो पैसे की दौलत हो, चाहे वो ताकत की दौलत हो, चाहे वो ज़मीन हो, जायदाद हो, यहाँ पे रह जाने वाली है। इन चीज़ों को हम बांटने की कोशिश करें और ये ज़रूर ख्याल करें कि जो भी हम काम करते हैं उसमें सबसे पहले इंसान और इंसानियत आए। मज़हब कभी आड़े हाथ नहीं आना चाहिए। आपने देखा होगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐसा था जब शुरुआती दौर में उनकी किताबों को पढ़िए। हाँ, ये बात एक और मैं कहना चाहता था कि आप जब आपको फ्री वक्त होता है तो चाय के दुकानों पर इधर उधर बैठ कर के गपशप मारने के बजाय किताबों को पढ़ने का हैबिट डालिए। हालात हाजरा की किताबें हैं, दलित लिटरेचर्स हैं, बिहार की तवारीख है, भारत की तवारीख है, इतने सारे नॉलेज है, इतने सारे नॉलेज का जखीरा हमारे सामने मौजूद है। इनको पढ़ें, इनसे चीज़ों को हासिल करें। कैसे इनकलाब आ सकता है, कैसे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। तो कह रहा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का नाम लेना ही एक जुर्म था, तब वो क्या काम करते थे? लोगों का बोझ एक कोने से उठाकर दूसरे कोने तक लेके जाकर दिया करते थे। बाद में पता चलता था कि किसने दिया, तो इस कुरैश के कुंबे में एक मोहम्मद नाम का आदमी आया है जो एक नया रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। बाद में पता चलता है कि उसने किया। उसकी अच्छाई को देख करके आकर के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी किताब को पढ़ लीजिए। आयतें कब नाजिल हुई? जब शदीद तकलीफ में थे, खुशी के आलम में थे, सामने दुश्मन है उसको फेस कर रहे थे, दुश्मनों से समझौता करना था उसको फेस कर रहे थे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया से रिलेटेड जितनी जो चीज़ें हुई और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों को जब फेस किया, उस वक्त आयतें नाजिल हुई। कहने का मतलब है कि कुरान, आयतें और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, पूरी उनकी ज़िंदगी जो दुनियावी जो सिचुएशंस को फेस करने में गई, उसमें बहुत कम आयतें हैं कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको जाकर के जन्नत मिलेगा। अगर ये कहा जाता है ना कि हम नमाज पढ़ेंगे और जो भी अरकान हैं सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, जो अल्लाह पाक और हमारे बीच का मामला है, तो अल्लाह पाक उन चीज़ों को कभी ना कभी एक्सेप्ट करेगा और अल्लाह पाक हमें जन्नत नसीब ज़रूर फरमाएगा। लेकिन हमारे अमाल, आप देखते हैं ना बहुत सारे व्हाट्सएप पे चीज़ें आती हैं, अगर हमारा अमाल ख़राब है, हमने किसी को धोखा दिया, हमने किसी से झूठ बोला, हमने किसी को तंग किया, तकलीफ़ दी, बिला वजह ये किया, और अगर वो आदमी माफ़ नहीं करता है तो अल्लाह पाक भी माफ़ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने अमाल को सुधारें और हम चीज़ों को देखें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे चीज़ों को फेस किया। पूरी ज़िंदगी उनकी एक मिसाली किताब है, पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे पास कैरन आर्मस्ट्रांग की इंग्लिश में उनकी किताब है, 3 बार पढ़ चुका हूँ और बार बार पढ़ने का मन करता है कि कैसे उस किताब को पढ़ा जाए। और जब भी मैं पढ़ता हूँ तब उसमें से कोई ना कोई नई चीज़ निकल करके आती है। दुश्मन कबीले के लोग पकड़े जाते हैं, सिपाही पकड़े जाते हैं, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सजा देते हैं कि आपको जो महारत हासिल है, आपको जो स्किल है, वारफेयर का जो स्किल है, हमारे लोगों को वारफेयर का स्किल सिखाइए। इससे समझ में आता है कि उनका एरिया ऑफ प्रेफरेंस क्या था, वो क्या अचीव करना चाहते थे। तो दोस्तों, इस बात पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव और कम्युनिटी इनिशिएटिव को ज़रूर याद रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए
और अपने बच्चों को मीडियोकर नहीं, एवरेज नहीं, औसत नहीं, उनको एक्सीलेंट बनाने की कोशिश कीजिए। कड़ी मेहनत कैसे कर सकते हैं, ये उनमें जज्बा डालिए। और जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, चाहे वो जिंदगी के कोई भी शोबा हो, आप कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे।